नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूक्रेन युद्ध हाल फिलहाल में खत्म नहीं होगा और ये जंग लगातार तेज होती जाएगी। इसका बहुत बड़ा सिग्नल मिल चुका है क्योंकि अब बेलारूस के बाद रूस को एक और देश का खुला समर्थन मिल गया है। इस देश ने अपने हथियारों के गोदाम भी पुतिन के लिए खोल दिए हैं। हम बात कर रहे हैं ईरान की। हालात इतने ज्यादा गंभीर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल का दौरा किया है और विमान से उतरने के बाद ही उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। ईरान का यूक्रेन युद्ध में शामिल होना ज़ेलेंस्की के लिए एक अदृश्य हमले की तरह है, क्योंकि ईरान की मदद से पुतिन जो नया वेपन सिस्टम यूक्रेन में उतारने वाला है वो दिखाता नहीं है, मतलब दिखता नहीं है, छुपकर वार करता है। यूक्रेन में हो रहे हैं। शान यूक्रेन के शहरों में जा रही है और अब एक और बारूद के ढेर पर धकेली जा रही है। इस वक्त दुनिया की 3 बड़ी खबरें युद्ध की नई चिंगारी भड़का सकती हैं और तीनों खबरों को लेकर बड़ी बड़ी ताकत फिक्र में डूबी हुई है। यूक्रेन पर लगातार मिसाइलों के हमलों और नए हथियारों के लिए ज़ेलेंस्की की डिमांड के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल और सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। ये दोनों ईरान के बड़े दुश्मन हैं। ये यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब ईरान रूस की मदद करने के लिए यूक्रेन युद्ध में अपने ड्रोन भेज रहा है। इस बात से अमेरिका बहुत ज्यादा गुस्से में है और इस गुस्से में घी डालने का काम रूस ने किया है, क्योंकि बाइडेन की यात्रा को जवाब देने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तेहरान का दौरा करने वाले हैं। यूक्रेन युद्ध में तबाही की तस्वीरों के बीच दुनिया में इतनी ज्यादा हरकत हो रही है कि वॉशिंगटन डीसी से लेकर मॉस्को तक अगले 48 घंटे में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। खतरा यूक्रेन युद्ध से भी बड़ा हो गया है, या कहें कि डर है कि विश्व युद्ध ना शुरू हो जाए, क्योंकि अब रूस के साथ उसका एक और दोस्त ईरान भी यूक्रेन के युद्ध में कूद चुका है। बेलारूस के बाद ईरान भी यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद करने को राजी हो गया है। ईरान ने अपने ड्रोन का गोदाम रूस के लिए खोल दिया है। ईरान एक बड़ी ड्रोन पावर है और उसका पैगाम साफ है कि वो यूक्रेन में पुतिन के स्पेशल ऑपरेशन को कामयाब बनाने और अमेरिका और यूक्रेन के बीच हथियारों की सप्लाई लाइन काटने के लिए रूस की हर मुमकिन मदद करेगा। ज़ेलेंस्की के हथियारों की सप्लाई लाइन रूस कैसे काटेगा, ये समझने से पहले अमेरिका और नेटो का खौफ देखिए। ईरान के ड्रोन वाली खबर दुनिया भर के मीडिया में हेडलाइन बन रही है। अमेरिका से लेकर यूरोप की ये खबरें बताती हैं कि ईरान की ड्रोन पावर को लेकर पूरा पश्चिमी खेमा कैसे घबराया हुआ है। इन हेडलाइंस में ना लिखकर भी ये बात बताई जा रही है कि ईरान अमेरिका से अपनी दुश्मनी निभाने के लिए रूस की किसी भी हद तक जाकर मदद करने को तैयार है। That our information indicates that the Iranian government is preparing to provide Russia with up to several hundred UAVs, including weapons-capable UAVs, on an expedited timeline. Our information further indicates that Iran is preparing to train Russian forces to use these UAVs, with initial training sessions slated to begin as soon as early July. ईरान की ड्रोन पावर कैसे ज़ेलेंस्की और अमेरिका की सांठगांठ तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, अब इसे समझिए। दरअसल अमेरिका से मिले हाइमर्स रॉकेट सिस्टम जैसे हथियार पुतिन के युद्ध पर ब्रेक लगा सकते हैं। पुतिन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि डॉनबास को जीतने वाली उनकी रफ्तार थमे। यही वजह है कि पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच हुई डील में अब ड्रोन पावर पर बड़ा समझौता हुआ है। अभी यूक्रेन को मिले हाइमर्स मल्टी रॉकेट सिस्टम 70 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक रूस के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इस सिस्टम को ट्रैक करके फौरन खत्म करना आसान नहीं है। यही वजह है कि रूस अब ईरान से बड़ी तादाद में ड्रोन लेकर यूक्रेन के आसमान में एक ऐसा नेटवर्क कायम करना चाहता है जो हाइमर्स या यूक्रेन के किसी भी हथियार की
सटीक पोजीशन रूस की कमांड पोस्ट तक पहुंचा दे और फिर रूस यूक्रेन की उस लोकेशन पर फौरन कार्रवाई करे। ये बाइडेन को पुतिन का मुंह तोड़ जवाब कहा जाएगा, क्योंकि तब ज़ेलेंस्की के लिए अमेरिका के हथियारों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। The deliveries of weapons have to be sped up, and all our friends and partners know that. Many are working to make it happen. The United States continue to lead these efforts, and we deeply appreciate what they're doing, and the state-of-the-art heavy weapons that they provided Ukraine with, namely HIMARS, multiple launch rocket systems. But we appreciate everything that has been supplied. But as long as this is not enough to win, we will keep asking for more. हालांकि ईरान के आत्मघाती ड्रोन खुद कामिकाज़े बनकर यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक कर सकते हैं। देखा जाए तो ईरान अब सीधे तौर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है और इसलिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रूस को देने की पेशकश की है। जब ड्रोन से अटैक होता है तो आसमान से तबाही बरसती है। ये इसका ओरिजिनल वीडियो है। ड्रोन जब ऐसे गिरता है तो बचने का कोई तरीका नहीं रहता। ये मधुमक्खियों की तरह हमला करते हैं। ये जहां टारगेट करते हैं वहीं हमला करते हैं। ऐसे ही हथियारों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है यूक्रेन और अब इसमें सबसे बड़ी एंट्री ईरान ने मारी है। यही वजह है कि यूक्रेन दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है। ड्रोन हो या मिसाइल, टैंक हो या एयर डिफेंस सिस्टम, कैसे यूक्रेन की जमीन और आसमान इस वक्त ऐसे हथियारों से घिरे हुए हैं जो पहली बार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यूक्रेन में क्या क्या आजमाया जा रहा है, क्या क्या और टेस्ट किया जाना बाकी है, इस रिपोर्ट में यूक्रेन युद्ध को लेकर एक नया अलर्ट देखने को मिलेगा। ईरान के पास ड्रोन के करीब 20 बड़े प्रोजेक्ट हैं और सभी बड़े कामयाब रहे हैं। घरेलू टेक्नोलॉजी या चीन को कॉपी करके तैयार किए गए ईरान के कई ड्रोन बहुत खतरनाक माने जाते हैं। इसका ये ड्रोन देखिए, नाम है गाजर। ईरान का ये ड्रोन फिलिस्तीन को उसका समर्थन भी दिखाता है। तमाम आर्थिक और सैन्य सौदों पर लगी पाबंदियों के बीच ईरान ने अपनी इतनी बड़ी ड्रोन फोर्स खड़ी कर दी है जिसने इसे पूरे पश्चिम एशिया में एक बड़ी ताकत बना दिया है। गाजा ड्रोन से पहले ईरान के जो और शानदार ड्रोन साबित हुए हैं उनमें शाहिद 129, अबाबिल, कर्राल, हदफ 3000, मुहाजिर, तूफान, यासिर। ईरान के ड्रोन की फहरिस्त बहुत लंबी है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन देखिए जो एक कामिकाज़े यानी सुसाइड ड्रोन है। इसकी मल्टी लॉन्चिंग किसी को भी डरा सकती है। पहला ड्रोन निकला, फिर दूसरा लॉन्च हुआ और इसके बाद तीसरे ड्रोन का नंबर आया। ऐसे ही कई ड्रोन एक साथ लॉन्च किए गए। ईरान अमेरिका और इजराइल का दुश्मन देश माना जाता है और अब ऐसे ही ईरान का रूस को ड्रोन सप्लाई का फैसला अमेरिका और नेटो पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि यूक्रेन में अब नौबत स्वाम्प अटैक की आ सकती है। यूक्रेन युद्ध में ईरान की एंट्री का मतलब है कि अब ज़ेलेंस्की के ठिकानों पर स्वाम्प अटैक होगा। ड्रोन स्वाम्प अटैक यानी छोटे छोटे कई ड्रोन को एक साथ हमले के लिए तैयार करना। ऐसा हमला जिसके खिलाफ एयर डिफेंस भी नाकाम रहता है और दुश्मन को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। जब कई ड्रोन एक साथ मिलकर एक मिशन को अंजाम देते हैं तो इस सिस्टम को ड्रोन स्वार्मिंग या स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इनकी ज्यादा तादाद होने की वजह से दुश्मन का एयर डिफेंस इन्हें रोकने में नाकाम रहता है। ड्रोन अटैक की यही नई टैक्टिक्स भविष्य में युद्ध के पूरे सीन को ही बदलने जा रही है। अमेरिका ने भी अपने छोटे ड्रोन यूक्रेन को सप्लाई करने शुरू कर दिए हैं और ऐसे ही एक ड्रोन LTS से रूस के ठिकानों पर हमले भी हो रहे हैं। इनमें LTS 600 का वजन 12 किलोग्राम होता है।
इसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा है और ये 4 घंटे तक उड़कर खुफिया निगरानी भी कर सकता है और सुसाइड मिशन भी अंजाम दे सकता है। यानी ये दुश्मन के ठिकाने पर एक मिसाइल की तरह गिरकर उसे तबाह भी कर सकता है। एक बार लॉन्च किए जाने के बाद इन सभी ड्रोन्स को किसी हेलीकॉप्टर या फिर ग्राउंड स्टेशन से ऑपरेट किया जा सकता है। वैसे तो अमेरिका ड्रोन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, लेकिन चीन और रूस के साथ तुर्की और ईरान ने भी पिछले कुछ सालों में अपने ड्रोन इतने ज्यादा विकसित कर लिए हैं कि अमेरिका के सामने बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। ईरान और अमेरिका के ड्रोन्स के बाद स्वार्म अटैक को समझाने के लिए चीन का ये मल्टी ड्रोन लॉन्चर सिस्टम देखिए। इससे ड्रोन बड़ी तादाद में एक साथ निकलते हैं और फिर वो सुसाइड मिशन पर दुश्मन के ठिकाने को खोजकर उसे तबाह कर देते हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा ऑपरेटर इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता है और इस तरह दुश्मन के पास ऐसे हमलों से बचने का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि हमला एक साथ कई तरफ से होता है। स्वार्म ड्रोन दुश्मन के इलाके में भारी तबाही मचा सकते हैं। ये कामयाब हथियार इसलिए है क्योंकि इनकी लागत कम होती है, ये हल्के वजन के होते हैं। हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस इन ड्रोन्स को हैंडल करने में इंसान से ज्यादा कंप्यूटर और सैटेलाइट गाइडेंस का रोल होता है। अगर इस तरह का हमला यूक्रेन के ठिकानों पर हुआ या हाइमर्स जैसे उन हथियारों पर हुआ जो अमेरिका ने यूक्रेन को दिए हैं, तो उनके सामने बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। यानी ज़ेलेंस्की को अमेरिका और नेटो का साथ है तो पुतिन के साथ बेलारूस और ईरान खड़े हो गए हैं। ये इक्वेशन कागज पर चाहे अब भी ज़ेलेंस्की के लिए मजबूत लगे, लेकिन ईरान की ताकत ने रूस को बहुत बड़ी ताकत दे दी है। Російська тактика не має стати глобальною нормою, і світовий порядок має бути відновлений. Коли Україна звертається до партнерів по зброю для своєї оборони та заради посилення санкцій проти держави-терориста, це стосується не тільки нашого захисту. Це як з вакцинами. Якщо не допомагаєш іншим народам, маєш бути готовий, що виникнуть нові штами вірусу, які зроблять твій власний захист недієвим. ईरान का मैसेज साफ है कि वो अमेरिका से टक्कर लेने के लिए यूक्रेन आने से भी परहेज नहीं करेगा और इसके लिए ईरान कैसे रूस की मदद करेगा, ये जानने से पहले इस खबर में दूसरा बड़ा डेवलपमेंट देखिए, क्योंकि ईरान का फैसला ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ईरान के दुश्मनों से मिलने के लिए व्हाइट हाउस से बाहर निकले। बाइडन के दौरे पर ईरान की कड़ी नजर है, क्योंकि बाइडन इजरायल और सऊदी अरब की यात्रा पर है और ये दोनों देश ईरान के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। During your visit, we will discuss matters of national security. We will discuss building a new security and economy architecture with the nations of the Middle East, following the Abraham Accords and the achievements of the Negev Summit. And we will discuss the need to renew a strong global coalition that will stop the Iranian nuclear program. ईरान ने तेवर दिखा दिए हैं कि वो अमेरिका के खिलाफ न सिर्फ रूस को ड्रोन देगा, बल्कि पश्चिम एशिया में भी अमेरिका और इजरायल के खिलाफ वो आक्रामक रहेगा। تجربه همکاری بین دو کشور در سوریه و در اوضاع مختلف نشون میده که ما میتونیم گام‌هایی رو با همکاری همدیگه برداریم که اینها به نفع دو کشور، دو ملت و ईरान और इजरायल दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। यही वजह है कि खतरा जुलाई में बहुत ज्यादा है। И в начале нашей беседы хотел бы попросить вас передать самые наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के दौरे को लेकर इस इलाके में तनाव इतना ज्यादा है कि इजरायल के साथ ईरान की स्पेशल फोर्स हाई अलर्ट पर है। इजरायल की एयरफोर्स पहले भी सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमले करती रही है। इसलिए अगर ईरान, इजरायल और सऊदी अरब के बीच युद्ध के हालात बने तो दुनिया यूक्रेन से भी बड़ी तबाही का सामना करेगी। समुद्री व्यापार से लेकर तेल के दाम तक इन सब के साथ पश्चिम एशिया में बहुत कुछ चलेगा, क्योंकि टारगेट पर फिर तेहरान और तेल अवीव जैसे शहर नहीं होंगे। इसमें और देश चपेट में आएंगे और फिर जिन देशों पर खतरा होगा उसमें सऊदी अरब भी होगा, लेबनान भी होगा, संयुक्त अरब अमीरात भी होगा, जॉर्डन भी होगा, कतर के अलावा कुवैत और बहरीन भी होगा।
जो कि ईरान और इजराइल की टक्कर के शोले इन सभी जगहों को जलाकर राख कर सकते हैं। इनमें से कई अरब देशों के साथ इजराइल के संबंध कायम हुए हैं और आगे भी डिप्लोमेटिक संबंध बनने के आसार हैं। इसलिए इन देशों पर ईरान का गुस्सा पहले फूटेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ऐसे में सवाल है कि ईरान की मिसाइलों और ड्रोन हमलों को लेकर इन देशों की हिफाजत कौन करेगा? And now, as president, I'm proud to say that our relationship with the state of Israel is deeper and stronger, in my view, than it's ever been. And with this visit, we're strengthening our connections even further. We have reaffirmed the unshakable commitment of the United States to Israel's security, including partnering with Israel on the most cutting-edge defense systems in the world. वैसे तो अमेरिका की ड्रोन फैक्ट्री बड़े-बड़े ड्रोन जैसे ग्लोबल हॉक, प्रीडेटर और रिपर ड्रोन जैसे हथियारों के लिए मशहूर है और ऐसे ड्रोन बड़े हमलों के लिए तैयार किए गए हैं। ये ऐसे ड्रोन हैं जो हजारों फीट की ऊंचाई पर पूरे दिन तक उड़ सकते हैं। ग्लोबल हॉक 65 से 70,000 फीट की ऊंचाई पर 36 घंटे तक उड़ सकता है। प्रीडेटर ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई तक 30 घंटे तक उड़ सकता है। ये दोनों ड्रोन दुश्मनों की टो लेने वाले रोल में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। प्रीडेटर और रिपर ड्रोन के हमले तो आज भी अमेरिका के दुश्मनों को याद हैं। इनसे अमेरिका ने अफगानिस्तान के अलावा यमन और इराक में कई ऑपरेशन किए हैं। प्रीडेटर जैसे ड्रोन में लगने वाली एंटी टैंक मिसाइल से सटीक निशाना लगाकर अमेरिका ने अपने कई दुश्मनों को खत्म किया है। प्रीडेटर अपने नाम के मुकाबले आज भी दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है। लेकिन यूक्रेन युद्ध अगर ड्रोन का मुकाबला भी बन गया तो अमेरिका अपने खास ड्रोन ज़ेलेंस्की को देगा। ऐसा मुश्किल लगता है, लेकिन ये टेंशन और बढ़ी, ये तपिश तेज हुई तो ये यूक्रेन के साथ खाड़ी देशों तक भी पहुंचेगी और वहां अमेरिका के मिलिट्री बेस भी टारगेट किए जा सकते हैं। ईरान की नौसेना पहले ही पर्शियन गल्फ में अमेरिका को चैलेंज करती रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास से गुजरने वाले अमेरिका के जंगी जहाजों को वो कई बार डुबोने की धमकी भी दे चुका है। ये तस्वीरें जून महीने की हैं, जब अमेरिका के 2 जंगी जहाजों को ईरान की फास्ट बोट्स ने परेशान करना शुरू कर दिया। जब अमेरिका ने वार्निंग दी, तब जाकर इस छोटी नाव में सवार ईरान के नेवल कमांडो किनारे हुए। अमेरिका के 5वें बेड़े को ईरान के नेवल कमांडो अक्सर ऐसे ही चैलेंज देते रहे हैं, लेकिन फिलहाल टक्कर यूक्रेन में रूस और अमेरिका की चल रही है और इसमें ईरान की एंट्री ने साफ कर दिया है कि वो रूस का साथ देने के साथ पश्चिम एशिया में भी अमेरिका के लिए हालात इमरजेंसी वाले ही रखेगा। और एक युद्ध इस वक्त चल रहा है भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में, जहां इस वक्त जानकारी ये कि वहां पर आपातकाल लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के मालदीव भाग जाने के बाद विक्रमसिंघे ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आपातकाल की घोषणा की है। हालात ये है कि पूरा का पूरा राजपक्षे परिवार श्रीलंका छोड़कर भाग चुका है और बावजूद इसके लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। उन्होंने अब पीएम ऑफिस को भी अपने कब्जे में ले लिया है। यह रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर बर्निंग कोलंबो का क्लाइमैक्स क्या होने जा रहा है। श्रीलंका की जनता क्या करने वाली है? पूरी दुनिया की निगाहें कोलंबो पर लगी हुई हैं। और यहां सड़कों पर कैसे अराजकता फैल गई है, इन तस्वीरों से साफ है। द बर्निंग श्रीलंका, वीडियो नंबर 1। श्रीलंका में विद्रोह की ये चिंगारी किसने सुलगाई? किसने चिंगारी भड़काई? किसने हवा दी? जिसके बाद गुस्से की ये आग अब पूरी तरह से धधक उठी है।
द बर्निंग श्रीलंका वीडियो नंबर 2। आखिर क्या वजह है कि श्रीलंका के प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के बाद प्रधानमंत्री ऑफिस पर झंडा फहराने को मजबूर हो गए, पीएम ऑफिस के अंदर भी घुसने को मजबूर हो गए। बर्निंग श्रीलंका वीडियो नंबर 3। आखिर क्यों श्रीलंका के पीएम हाउस पर कब्जा जमाकर प्रदर्शनकारी नाच गाना कर रहे हैं? चलते कोलंबो के बीच ये जीत का जश्न कैसे मना रहे हैं? द बर्निंग श्रीलंका वीडियो नंबर 4। आखिर श्रीलंका के प्रधानमंत्री ऑफिस की दीवार पर चढ़कर ये क्या करना चाहते हैं? पीएम ऑफिस में काफी अंदर तक प्रदर्शनकारी कैसे पहुंच गए? द बर्निंग श्रीलंका वीडियो नंबर 5। कंगाल हो चुके श्रीलंका में आपातकाल लगने के बाद कोलंबो में क्यों कोहराम मचा है? राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं, फिर दोबारा सड़कों पर क्यों भागम भाग मची है? द बर्निंग श्रीलंका वीडियो नंबर 6। कोलंबो में हालात लगातार भयावह होते जा रहे हैं। राष्ट्रपति के देश छोड़कर मालदीव भागने के बाद जनता का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया है। भीड़ इस कदर उग्र हो गई है कि उसे काबू करने के लिए आंसू गैस के गोलों का सहारा लेना पड़ा। द बर्निंग श्रीलंका वीडियो नंबर 7। प्रदर्शनकारी श्रीलंका की सरकारी टीवी के ऑफिस में भी दाखिल हुए। और श्रीलंका रूपा वाहिनी कॉरपोरेशन को अपने कब्जे में क्यों ले लिया? ऐसा करने के पीछे उनकी मंशा क्या है? आखिर टीवी पर प्रदर्शनकारियों ने ऐसा क्या किया जो प्रसारण को पूरी तरह से बंद कर दिया गया? द बर्निंग श्रीलंका वीडियो नंबर 8। श्रीलंका में अब आगे क्या होने वाला है? क्या श्रीलंका में चल रहे जनता के इस महाविरोध प्रदर्शन का कोई लीडर भी है? द बर्निंग श्रीलंका वीडियो नंबर 9। श्रीलंका में हालात बद से बदतर क्यों होते जा रहे हैं? अराजकता घटने की बजाय बढ़ती क्यों जा रही है? द बर्निंग श्रीलंका वीडियो नंबर 10। हालात पर कंट्रोल करने के लिए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सड़क पर सेना के जवान तैनात हैं, वहीं हेलीकॉप्टर के जरिए सेना आसमान से निगरानी कर रही है। इस बीच देश में एक बार फिर से आपातकाल लागू कर दिया गया है।
आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन श्रीलंका से आ रहे वीडियो का सिलसिला नहीं थमेगा। श्रीलंका में फैली अराजकता की पूरी कहानी आज हम आपको तस्वीरों की जुबानी दिखाने वाले हैं। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि जनता का गुस्सा किस स्तर पर पहुंच गया है। हालात संभालने की जिम्मेदारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को दी गई। आक्रोश से घबराए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए हैं और मालदीव से वो सिंगापुर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया है। श्रीलंका की सेना ने अपने नागरिकों के सामने हथियार नीचे कर दिए हैं। श्रीलंका के खराब माहौल का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वहां की सरकारी न्यूज चैनल रूपा वाहिनी पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। कोलंबो में रूपा वाहिनी चैनल के अंदर भारी भीड़ घुस गई है और कुछ लोगों ने बाहर से दफ्तर का घेराव कर लिया। इस दौरान ऐसी तस्वीरें भी सामने आई कि कुछ प्रदर्शनकारी न्यूज चैनल पर एंकरिंग करते नजर आए। गोटबाया राजपक्षे ने इस्तीफा देने से पहले शर्त रखी थी कि उन्हें देश से बाहर जाने दिया जाए। इसके कुछ घंटे बाद ही उनके देश छोड़ने की खबरें सामने आई। ऐसे में अब सवाल उठता है कि गोटबाया भागे या भगाए गए। राजपक्षे ने 12 जुलाई को अपने इस्तीफे पर साइन कर सीनियर अधिकारी को सौंप दिया था। ये लेटर 13 जुलाई को संसद के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने को सौंपा जाना था, लेकिन इसी बीच अचानक गोटबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव पहुंच गए। श्रीलंका में महंगाई दर 50% को पार कर चुकी है। रोजमर्रा के सामानों की कीमतें आसमान छू रही हैं। श्रीलंका में बिजली गुल है, दवाइयों की भारी कमी है, जिसके चलते देश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। पेट्रोल और डीजल नहीं बचा है। आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भी अब नहीं बची है। श्रीलंका के लोग राजपक्षे शासन को देश में आर्थिक तबाही का जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि दशकों बाद श्रीलंका अब तक के सबसे भयावह आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह विदेशी मुद्रा भंडार का खत्म होना है। श्रीलंका जितना निर्यात करता है उससे कई गुना ज्यादा आयात करता है, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो गई है। 2019 के आखिर तक श्रीलंका के पास $7.6 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो भारतीय रुपए में करीब 6,500 करोड़ बैठता है। मार्च 2020 तक ये गिरकर $1.93 बिलियन हो गया, यानी भारतीय रुपए में करीब 1,53,000 करोड़। और हाल में ही श्रीलंका सरकार के मुताबिक उसके पास सिर्फ $50 मिलियन बचे, यानी सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़ भारतीय रुपए। इतना कम विदेशी मुद्रा भंडार श्रीलंका वालों के पेट को पालने तक के लिए काफी कम है। दूसरी ओर श्रीलंका सरकार ने चीन समेत दूसरे देशों से बहुत कर्ज भी ले रखा है, जिसे ना चुका पाने के चलते डिफॉल्टर हो गया है। देश की कंगाली को लेकर आवाम सरकार को जिम्मेदार मान रही है और उसके खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर कर रही है। उन्हें रोकने के लिए पुलिस और फोर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन पब्लिक के सामने कोई ठहर नहीं रहा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर श्रीलंका की इतनी बदतर हालत के लिए असली जिम्मेदार कौन है? क्या श्रीलंका में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे चीन का हाथ है? क्या कर्ज के मकड़जाल में फंसाकर श्रीलंका को ड्रैगन ने अपना ताजा शिकार बना लिया है? श्रीलंका में क्या हालात हैं, उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने देखा, आइए अब आपको बताते हैं आखिर श्रीलंका को इस मुकाम तक लाने वाली वो कौन सी ताकत है जिसकी वजह से आज श्रीलंका जल रहा है। श्रीलंका में 2008 तक सब कुछ ठीक था। श्रीलंका सोने की ही लंका थी, लेकिन बस उस एक शय ने
श्रीलंका की सरजमी पर एंट्री क्या ली, तस्वीर का रुख ही बिल्कुल बदल गया और महज 14 साल में श्रीलंका कंगाल हो गया। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको उस साजिश के पीछे का मास्टरमाइंड साफ साफ दिखने लगेगा। चीन से यारी श्रीलंका पर भारी। चीन के कर्ज से टूटी श्रीलंका की कमर। चीन मालामाल, श्रीलंका कंगाल। ड्रैगन के कर्ज ने डुबाई सोने की लंका। श्रीलंका जनाक्रोश से जल रहा है। श्रीलंका में जन आंदोलन की आग भड़की है। श्रीलंका में जन तांडव मचा है। आज की तारीख में श्रीलंका में जो हालात हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका की सरकार और दुनिया पर राज करने की हसरत वाले एक देश है। आज हम आपको तफसील से ये बताएंगे कि आखिर क्यों और कैसे सोने की लंका डूब गई और उसकी इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। और ये सब जानने के लिए हमें 14 साल पहले यानी 2008 में फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। ये हम्बनटोटा पोर्ट है और फिलहाल ये बंदरगाह 99 साल के लिए चीन के पास गिरवी रखा हुआ है। आइए अब आपको चीन के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की इनसाइड स्टोरी समझाते हैं। दरअसल हम्बनटोटा बंदरगाह दक्षिणी श्रीलंका में हिंद महासागर का एक अहम पोर्ट है। इस बंदरगाह का निर्माण 2008 में शुरू हुआ था, जिसके लिए चीन ने श्रीलंका को 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया था। हम्बनटोटा पोर्ट को बनाने में CEC यानी चीन हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी और CHC यानी चीन हाइड्रो कॉरपोरेशन नाम की चीनी सरकारी कंपनियों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया था। हम्बनटोटा परियोजना शुरू होते ही श्रीलंका की जनता को कई सबक दिखाए गए। दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि श्रीलंका पर कब्जा करने के इरादे से चीन ने अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की बुनियाद 2008 में ही रख दी थी। CEC has actively engaged in the construction of highways, roads, high-end housing, etc. in Sri Lanka, promoted traffic interconnection and improved the lives of local residents. Since the opening of the Southern Expressway Extension Line project, the project has reduced the driving time from Colombo to Hambantota Port from more than 5 hours. जैसे जैसे हम्बनटोटा परियोजना आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे श्रीलंका चीन के कर्ज के जाल में फंसता चला गया। ये चीन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का फेज 1 था। हम्बनटोटा बंदरगाह का पहला चरण 2010 में पूरा हुआ और 2011 में यहाँ पर वाणिज्य परिचालन शुरू हो गया। दूसरा चरण 2012 में शुरू हुआ और 2015 में पूरा हुआ। हम्बनटोटा पोर्ट के निर्माण के लिए चीन ने श्रीलंका को 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज दिया। 2016 तक श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी को हम्बनटोटा पोर्ट के परिचालन में 30 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। 2017 में श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट के संचालन और प्रबंधन का नियंत्रण 99 साल के लिए चीन को दे दिया। चीन श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसाने की पूरी तैयारी कर चुका था।
लिहाजा 2014 में चीन की साजिश का फेज 2 शुरू हुआ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत करते ये श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे हैं। सितंबर 2014 में शी जिनपिंग ने श्रीलंका का दौरा किया था। ये चीन के किसी भी राष्ट्रपति का 28 साल बाद श्रीलंका दौरा था। 2014 में राष्ट्रपति जिनपिंग के श्रीलंका दौरे का एक खास मकसद था और जल्द ही पूरी दुनिया को इस दौरे का मतलब भी समझ में आ गया। दरअसल श्रीलंका की तत्कालीन महिंदा राजपक्षे सरकार ने चीन के PRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने के समझौते पर चीन के साथ एक करार किया था। बस इस करार पर साइन करते ही श्रीलंका सरकार ने अपनी बदहाली पर साइन कर दिए थे और जुलाई 2022 में हालात इस कदर बिगड़ गए कि आवाम सड़कों पर उतर आई और श्रीलंका के राष्ट्रपति देश की आवाम को उसके हाल पर छोड़कर देश छोड़कर भाग निकले। इंधन गैस विදුලි බලය හා ආහාර පිළිබඳ ප්‍රශ්නයකට එහා ගිය බලපත්‍ර ප්‍රශ්නයකට අපේ ආර්ථිකය කඩා වැටිලා ඒකයි බරපතලම ප්‍රශ්නේ සියලු ප්‍රශ්න විසඳා ගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ ආර්ථිකය යලි ප්‍රකෘති තත්වයකට පත් කරගත්තොත් විතරයි ආර්ථිකය ප්‍රකෘති තත්වයකට පත් කර ගැනීම සඳහා डॉलर अर्बुदे मुलिम विस्तार। दरअसल श्रीलंका आज खुद अपनी हालत के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि सालों तक निवेश के नाम पर चीन श्रीलंका को अरबों रुपयों का कर्ज देता गया। लिहाजा श्रीलंका उस कर्ज के बोझ तले दबता चला गया। आंकड़ों के मुताबिक श्रीलंका को साल 2022 में 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज चुकाना है। श्रीलंका के कुल कर्ज का लगभग 68% हिस्सा चीन का है। श्रीलंका को चीन को 5 अरब डॉलर चुकाने हैं। 2021 में भी श्रीलंका ने चीन से 1 अरब डॉलर का अतिरिक्त लोन लिया था। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि श्रीलंका के वर्तमान संकट के लिए गोटाबाया राजपक्षे सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। इसके अलावा श्रीलंका को उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री के चरमराने की वजह से भी बहुत बड़ा धक्का लगा। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका का कर्ज प्रबंधन सिस्टम तबाह हो गया। दरअसल श्रीलंका की GDP में टूरिज्म का 10% से ज्यादा योगदान और करीब 25 लाख लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश की टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2018 में श्रीलंका में 23 लाख टूरिस्ट आए। 2019 में श्रीलंका में 19 लाख टूरिस्ट आए, लेकिन 2020 में ये तादाद घटकर 5 लाख रह गई और 2021 में महज 1,95,000 टूरिस्ट ही श्रीलंका आए। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने दिसंबर 2021 में चीन से मदद मांगी थी। कोलंबो चाहता था कि श्रीलंका को चीन से मिले कर्ज को रिस्ट्रक्चर किया जाए ताकि उसे आर्थिक संकट से निपटने में थोड़ी मदद मिल सके, लेकिन बीजिंग ने श्रीलंका की इस मांग पर मुंह फेर लिया था और आज पूरी दुनिया के सामने खुद को अच्छा साबित करने के लिए श्रीलंका की मदद की बात कर रहा है। 在力所能及范围内，为斯里兰卡经济社会发展提供帮助，支持斯方恢复经济、改善民生。对于斯方涉华的债务，中方支持有关金融机构同斯方协商，寻求妥善解决。我们愿同有关国家和国际金融机构一道，继续为斯方应对当前困难、缓解债务负担、实现可持续发展发挥积极作用。